हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टुडे टॉपिक है उसमें हम लोग आज बात करेंगे WTO में चीनी सब्सिडी के विवाद को लेकर के। आज की डेट में आपको बता दें कि भारत इस समय WTO में चीनी विवाद को लेकर के अपनी मीटिंग कर रहा है और जिनके साथ भारत का विवाद चल रहा है उनके साथ नेगोशिएशंस करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए दोस्तों ये मुद्दा आज की डेट में चर्चा में है और आप अच्छे से जानते हैं कि WTO एक ऐसा मंच है जिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी व्यापार से संबंधित विवाद होते हैं, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन सभी विवादों को WTO के माध्यम से सुलझाया जाता है। ठीक है ना। इसीलिए आज भी ये एक मुद्दा है और इसमें ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला जैसे देशों ने भारत के खिलाफ चीनी सब्सिडी को लेकर के शिकायत की थी, जिसकी वजह से आपका आज का मुद्दा टॉपिक टुडे है WTO में चीनी सब्सिडी विवाद क्या है। चलिए दोस्तों, इस मुद्दे पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि WTO के लेकर के जितने भी प्रावधान हो सकते हैं, जिस तरह की सारी चीजें हो सकती हैं, वो सारी की सारी इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है जो आपको बहुत जरूरी है। आप में से जो भी लोग 2024 में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए एक अंतिम और सुनहरा अवसर है कि स्टडी IQ ने आप लोगों के लिए P2I बैच 2024 लॉन्च किया है और ये बैच 19 जून से शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 5 से 6 क्लास अभी फिनिश हुई हैं। आपको बता दें कि ये बैच 30 जून को अंतिम रूप से बंद हो रहा है, जिसमें एडमिशन बंद हो जाएंगे। यानी कि इस बैच में एडमिशन लेने की जो डेट है वो 30 जून है, कल लास्ट डेट है। इसलिए आपको ये बताना पड़ रहा है कि कल इसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है। ये बैच जो है आपके हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों माध्यमों में शुरू किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके माध्यम से आप लोगों को जो सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, उसके लिए सोचिए एक रणनीति बनाई गई है आपके सिलेक्शन को लेकर के। और उस सिलेक्शन की जो रणनीति है ना, उसकी अगर हम बात करें, अगर मैं पर्सनली भी आपसे बात करूं तो दोस्तों उसके लिए 1-2 लाख रुपए भी कुछ भी नहीं है, जो आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। काश हम लोगों के समय में ऐसी व्यवस्था होती तो अल्टीमेट मजा आ जाता। ठीक है ना। कैसे? इस समय सोचिए कि इसके लिए जो 4 स्तरीय रणनीति बनाई गई है, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर हम प्री और मेंस दोनों के टॉपिक को हम कवर करेंगे जनवरी तक। जनवरी से लेकर के हम मई तक प्रारंभिक परीक्षा पर फोकस करेंगे। सेकंड स्टेज में आपका जो है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स, जिसमें हम CSET, करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी तैयारी पूरी करवाएंगे विद मटेरियल। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं सक्सेस इन मेंस। जिन लोगों का प्रारंभिक परीक्षा पास होगी उनकी जून के बाद से लेकर के सितंबर तक हम जो फोकस करेंगे वो मेंस पर फोकस करेंगे। आंसर राइटिंग से लेकर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के डिस्कशन तक सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा आपके तीसरे चरण में। इसकी खास बात यह है कि इसमें आप लोगों को आपके घर पे नहीं, बल्कि हम अपने यहाँ आप लोगों को बुलाएंगे और उनको बुलाने के बाद यहीं पर आपके रहने का, खाने का इंतजाम हमारे संस्थान की तरफ से किया जाएगा। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे 3 से 4 महीने बैठ करके दोस्तों सिर्फ पढ़ाई करनी है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम वो सब काम करना है, जिससे कि आपका प्री निकलने के बाद वापस लौटने का कंसेप्ट ना बने। ठीक है ना, क्योंकि वापस लौटना बड़ा दुखदाई होता है अंतिम सफलता मिले बिना। और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू के लेकर के। चौथे चरण में हम मुख्य परीक्षा के बाद हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ में इंटरव्यू की तैयारी के लिए जुट जाएगी। तो ये जो प्रोग्राम है ना दोस्तों, वो बहुत अल्टीमेट है। और मैं देखिए स्टडी IQ का एक शिक्षक होने के नाते नहीं, बल्कि एक अच्छा गाइड, एक अच्छा कोच होने के नाते आपको बता रहा हूं कि आपको इस प्रोग्राम की जरूरत है, आपको करना चाहिए। और इसके लिए दोस्तों फीस 70,000 रुपए निश्चित की गई थी, लेकिन MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर मात्र 29,999 रुपए आपको पे करने होंगे बस। और इसमें आपका मेंस परीक्षा में रहने खाने का इंतजाम भी संस्थान की तरफ से होगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन थी, एक सूचना थी कि कल इसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है, इसके बाद बैच बंद हो जाएगा। ठीक, चलिए आज हम अपना मुद्दा वापस शुरू करते हैं। डब्ल्यूटीओ में चीनी की सब्सिडी को लेकर के क्या विवाद है, ये आप देखेंगे। आपका इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, सभी न्यूज़पेपर में ये हेडिंग छाई रही है कि भारत ब्राजील के साथ सब्सिडी के मुद्दे को लेकर के डब्ल्यूटीओ में निगोशिएट कर रहा है, यानी कि उसके साथ बातचीत कर रहा है। इसलिए चर्चा में है, देखेंगे कि चर्चा में क्यों है। ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूटीओ में चीनी को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाने के लिए ब्राजील के साथ बातचीत कर रहा है और साथ ही साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भी इसके संभावित उपायों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और सभी विभागों के साथ समन्वय करने की कोशिश कर रहा है। बात आती है दोस्तों कि यह विवाद कब से शुरू हुआ। यह विवाद दोस्तों 2019 से शुरू हुआ, जब 2019 में ब्राजील के साथ ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला, इन तीनों देशों ने शिकायत दर्ज की थी और आरोप लगाया था कि चीनी सब्सिडी का भारत का निर्णय वैश्विक व्यापार नियमों के साथ असंगत है। यानी कि डब्ल्यूटीओ के जो नियम हैं और जिसमें उसमें छूट दी गई है कि आप इतनी तक सब्सिडी दे सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा भारत दे रहा है। इसीलिए दोस्तों ये चर्चा में है। एवरीबॉडी इट्स ओके। अब इसमें देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो इसमें हम लोग जो दोस्तों डिस्कस करेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि डब्ल्यूटीओ का जो गठन है वो क्या है, उसकी संरचना क्या है, ठीक है ना। फिर डब्ल्यूटीओ के सब्सिडी के नियम क्या हैं, तभी समझ में आएगा। उसके बाद वर्तमान विवाद क्या है और भारत का पक्ष क्या है। इस पर 4 चीजों में इस टॉपिक को कवर करना है, समझ लीजिएगा। इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं जाएगा। इस टॉपिक को कवर कर लिया, आपका सारा का सारा डब्ल्यूटीओ आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके दोस्तों, डब्ल्यूटीओ का गठन हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि सन 1945 में हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय ट्रेड के लिए एक समझौता किया था, जिसे हम कहते हैं गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। यह 1945 में किया गया था। उसी के बिहाफ पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सारे काम कर रहे थे, ठीक है ना। बाद में जाकर के हमने इसी की स्थान पर 1 जनवरी 1995 को मराकस समझौते के तहत डब्ल्यूटीओ का गठन कर लिया, क्योंकि जो गैट था एक समझौता था और डब्ल्यूटीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, एक समझौते के माध्यम से सभी देश व्यापार कर रहे थे, लेकिन उस समय हमारे पास कोई भी संगठन नहीं था। इसलिए 1995 में, ध्यान रखिएगा, हमने एक संगठन का निर्माण किया, डब्ल्यूटीओ, 1 जनवरी से। और भारत गैट का भी सदस्य था और भारत आपके डब्ल्यूटीओ का भी संस्थापक सदस्य है। इस बात को ध्यान रखेगा। और यह है क्या, एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित और नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। और 1994 में जब इस पर सिग्नेचर होने जा रहे थे, उस समय 123 देशों ने इस पर सिग्नेचर किए थे। बात आती है इसके कार्य क्या हैं। कार्य हैं दोस्तों डब्ल्यूटीओ के व्यापार समझौता का प्रशासन करना, उनको एडमिनिस्ट्रेट करना, ठीक है ना। व्यापार वार्ता के लिए मंच प्रदान करना, व्यापार के विवादों का सुलझाना, उनका विवाद का निपटान करना, व्यापार नीतियों की निगरानी करना और विकासशील देशों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग और समझौते को आगे बढ़ाना। ये इसके प्रमुख कार्य हैं, ठीक है ना। अब इसी में देखेंगे तो बात आती है कि आखिर विवाद का निपटान कौन करता है। अगर कोई डब्ल्यूटीओ में विवाद का मुद्दा आ जाता है दोस्तों, तो उसका निपटान कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूटीओ में सदस्य देशों के बीच विवाद निपटान के लिए सामान्य परिषद निपटान निकाय, यह है आपकी जनरल काउंसिल है, ये रहा निकाय। डिस्प्यूट सॉल्यूशन बॉडी कहते हैं इसको, डिस्प्यूट सॉल्यूशन बॉडी। यह सदस्य देशों की एक मीटिंग बुलाई जाती है। यही सबसे बड़ा संगठन होता है किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए। ध्यान रखना, यह विवाद क्या करता है, पैनल की सिफारिश पर और डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय की रिपोर्ट पर व्यापार विवाद के नतीजे का फैसला करता है। यानी कि यह क्या करता है, एक पैनल का गठन करता है या इसके साथ में ऑलरेडी एक अपीलीय निकाय होता है जहां पर सभी सदस्य देश अपनी अपील करते हैं विवाद के लिए, और उसके बाद में एक पैनल का गठन कर दिया जाता है और वो उस पर रिपोर्ट देता है। अभी भी ध्यान रखिएगा, भारत के मुद्दे पर भी इसी तरह का एक पैनल बनाया गया, उस पैनल ने भी रिपोर्ट दी है।
भाई ब्राजील और इन देशों ने मिलकर के अपीलीय जो निकाय है उसमें अपील की, बाद में जाकर के इसकी जांच करने के लिए एक पैनल बनाया गया। इन दोनों की रिपोर्ट जाती है फिर ऊपर, वो इसको देखेगा। ध्यान रखना। तो ये क्या करता है, इन दोनों की रिपोर्ट पर व्यापार विवाद के नतीजे का फैसला करता है। ओनली डीएसबी यानी डिस्प्यूट सॉल्यूशन बॉडी ही यह निर्णय ले सकता है कि पैनल और अपीली निकाय की सिफारिशें करने तक ही सीमित नहीं है। ये केवल सिफारिश कर सकते हैं और वो अपना फैसला सुनाता है। डीएसपी के अधिकार क्या हैं? विवाद निपटान पैनल स्थापित करना, यानी कि पैनल का गठन करना, मामलों की मध्यस्थता को भेजना, पैनल और अपीली निकाय की और मध्यस्थता रिपोर्ट को अपनाना, सिफारिशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना और गैर अनुपालन की स्थिति में रियायतों के निलंबन को अधिकृत करना, यानी कि अगर कोई भी देश किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसको मिलने वाली रियायतों को कैंसिल कर देना। ये सारे काम डीएसबी के पास हैं, यानी कि इस पर कुछ भी कर सकता है, वो फैसला करता है। तो सबसे बड़ी फैसले की अथॉरिटी कौन सी है? ये। तो अभी पैनल की रिपोर्ट आ चुकी है भारत के खिलाफ, ठीक है ना। इन देशों ने अपीली निकाय में अपील की ही थी। अब बात आती है यहां पर, यह फैसला करेगी। इसी के लिए भारत वहां पर बैठा हुआ है, अपनी बातचीत रख रहा है, अपना पक्ष रख रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखना, यह क्या है? अपीली निकाय जो है, निपटान प्रणाली का जो है अपीली निकाय क्या है? अपीलीय निकाय का स्थापना 1995 में ही की गई थी, जब डब्ल्यूटीओ गठन हुआ था। और यह एक स्थायी संगठन है, 7 व्यक्तियों का एक स्थायी निकाय है जो क्या करता है, इसके पास हम अपील दायर करते हैं, वो उसको ये देखता है, ठीक है ना। और पैनल द्वारा जारी रिपोर्टों की अपील सुनता है। एवरीबॉडी क्लियर है? 3 चीजें, पैनल, अपीली निकाय और डीएसबी। इन 3 चीजों के माध्यम से आपको सारा सॉल्यूशन होता है। एवरीबॉडी क्लियर है? अब बात आती है कि डब्ल्यूटीओ के सब्सिडी के नियम क्या हैं। ध्यान रखना, डब्ल्यूटीओ ने क्या है कि विश्व के स्तर पर अलग अलग देशों के बीच में विवाद होने की स्थिति की वजह से विकासशील और विकसित देशों के बीच, ध्यान रखना, विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में जो विवाद है वो बेसिकली सबसे बड़ा जो विवाद है वो है सब्सिडी को लेकर के। ध्यान रखना, लेकिन ये सब्सिडी सभी चीजों के लिए है। अभी जो विवाद है वो चीनी की सब्सिडी को लेकर के है। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बेसिकली विवाद किस किस के बीच में है? विकसित और विकासशील देशों के बीच में। इसीलिए डब्ल्यूटीओ ने क्या किया, दोहा राउंड के बाद में अपनी सब्सिडी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था उसने। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, अम्बेर बॉक्स सब्सिडी। ये क्या होती है मैं चर्चा करूंगा, पहले इसको देख लीजिए। डब्ल्यूटीओ ने व्यापार सब्सिडी को वर्गीकृत करने के लिए कुछ बॉक्स बनाए हैं, ठीक है ना। और ये बॉक्स किस लिए हैं? व्यापार को विकृत करने के रोकने के लिए, ठीक है ना। डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य है व्यापार बाधाओं को दूर करना और पारदर्शी बाजार की पहुंच सुनिश्चित करना, विश्व बाजार का एकीकरण को बढ़ावा देना। यानी कि डब्ल्यूटीओ ये चाहता है कि सभी देश एकीकृत बाजार का निर्माण करें। विभिन्न प्रकार के जो देश हैं, विभिन्न देश हैं, उनके बीच में जो ट्रेड डिस्प्यूट हैं वो ऐसे दूर हो जाएं। उनके बीच में जो व्यापार की बाधाएं हैं उनको दूर किया जा सके। इसीलिए सब्सिडी को लेकर के उसने क्या बनाए, बोले कि अलग अलग सब्सिडी के अलग अलग बॉक्स बना दिए। एक ग्रीन बॉक्स, एक ब्लू बॉक्स, एक अम्बेर बॉक्स, ये उसने बना दिए, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत उसने क्या कहा, इसके अंतर्गत जो घरेलू सब्सिडी दी जाती है, ध्यान रखिएगा, यानी कि एक देश अपने देश के अंदर अपने लोगों को, उत्पादकों को, ठीक है ना, वो किसी प्रकार का उत्पाद हो सकता है, अपने उत्पादकों को घरेलू सब्सिडी देता है और यह कहता है कि कटौती का आह्वान किया जाता है। यानी कि देश अपने घर के अंदर लोगों को जो सब्सिडी देते हैं उसमें कटौती की जाए, यह डब्ल्यूटीओ का कहना है, ठीक है ना। मुक्त व्यापार और उचित मूल्य को विकृत करता है, ठीक है ना, क्योंकि जो घरेलू सब्सिडी होती है ये क्या करती है, मुक्त व्यापार और उचित मूल्य को डिस्टॉर्ट करती है, विकृत करती है, उसको गलत करती है, एक जैसा नहीं बनाती। इसीलिए इसके तहत यह प्रावधान किया गया डब्ल्यूटीओ के तहत कि विकसित देशों द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है, ठीक है ना, वो 6 वर्षों की अवधि में 20% तक कम की जाए, ठीक है ना। और विकासशील देशों द्वारा 10 वर्षों की अवधि में इसे 13% कम किया जाना है। यह उस समय
प्रावधान किया गया था दोहा राउंड के बाद में, यानी कि विकासशील देशों को 10 साल में 13% और विकसित देशों को 6 सालों में 20% तक सब्सिडी को कम करने का प्रावधान था। ठीक है ना, तो ये एक प्रोविजन है। अब बात आती है कि वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी है क्या? वो ये रहे। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी ऐसी सब्सिडी है जो आपके व्यापार को बिल्कुल भी विरूपित नहीं करती, और इस पर ध्यान रखना, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट, कितना भी आप दे सकते हैं। ग्रीन है इसलिए सिग्नल बना हुआ है दोस्तों, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का। एवरीबॉडी क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है ना। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी ये क्या करती है? नॉन डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी, यानी कि ये क्या व्यापार को या किसी भी चीज को बिगाड़ती नहीं है। ये किस पर दी जाती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर दी जाती है। यहां देख सकते हैं एनवायरमेंटल पेमेंट है, नेचुरल डिजास्टर रिलीफ है, डिकबल्ड इनकम सपोर्ट है, फार्म क्रेडिट प्रोग्राम्स हैं, यानी कि एक तरीके से जो आपके पर्यावरण संरक्षण के उपाय हैं उनको दिया जा सकता है, आपदा आ जाती है उसको दिया जा सकता है, डिकपल्ड इनकम लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए दिया जा सकता है, फार्म क्रेडिट प्रोग्राम है किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए दिया जा सकता है, उसके लिए दिया जा सकता है। ये रहे आपके सारे के सारे। तो इसलिए इन सब चीजों पर खर्च करने पर कोई भी लिमिट नहीं है। दूसरी आती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या है? ध्यान रखना दोस्तों, ब्लू बॉक्स जो सब्सिडी है यह डायरेक्टली लिंक होती है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन से, यानी कि यह प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है डायरेक्ट। ठीक है ना। और यह पशुपालन के लिए भी दी जाती है, इस पर भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह व्यापार को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करती है, यानी कि ब्लू बॉक्स सब्सिडी मार्केट को थोड़ा सा विरूपित करती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नहीं लेकिन बाजार को विरूपित करती है। और प्रोडक्शन की इसमें लिमिट दे रखी है कि भाई आप लिमिट तक ही खर्च कर सकते हैं, थोड़ी सी लिमिट है, ध्यान रखना, मतलब पूरी तरीके से अनलिमिटेड नहीं है। इसी के तहत ही आपकी शुगर को, चीनी को, चीनी मिलों को और गन्ना किसान उत्पादकों को सरकार सहायता देती है, ध्यान रखना, इसी के तहत है। क्योंकि अगर सरकार इनको सहायता देगी तो ये ज्यादा उत्पादन करेंगे, और ज्यादा उत्पादन करेंगे तो समझ लीजिए कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा, बाजार में माल आ जाएगा, माल आएगा बाजार में तो विदेशों से आने वाला जो आयात है, सारी चीजें वो रेट सस्ते हो जाएंगे, हमारे भी सस्ते होंगे ज्यादा उत्पादन की स्थिति में, और उनके भी सस्ते हो जाएंगे। इस वजह से हमारा जो माल है वो ज्यादा बिकेगा। बात समझ लीजिएगा, हमें आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ब्राजील ने क्यों कहा है? क्योंकि ब्राजील दुनिया का सबसे ज्यादा चीनी उत्पादक देश है, समझ लीजिएगा, यह एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसी के तहत दी जाती है। यह डेफिशिएंसी पेमेंट है। एक तरीके से इसमें क्या शामिल होता है? यदि आप बाजार में अपनी वस्तु बेचने जाते हैं और बाजार का मूल्य अलग है और आपकी कीमत इससे कम है, तो आपकी भरपाई की जा सकती है। जैसे सरकार ने एमएसपी डिसाइड कर दिया भाई 400 रुपए का, ठीक, लेकिन बाजार में बिक रहा है वो 300 ही, तो सरकार ने कहा कि आप 300 बेच दीजिए, आपको जो नुकसान होगा 100 रुपए का वो हम दे देंगे आपको। उसको कहते हैं डेफिशिएंसी पेमेंट, जो घाटा होता है उसका पेमेंट करना। ओके, तो ये इसमें शामिल होता है। इससे क्या होता है? किसान मोटिवेट रहता है ज्यादा उत्पादन करने के लिए। किसान ही नहीं, उत्पादक भी रहता है, कोई भी हो, वस्तु बनाने वाला हो, किसान हो, कोई भी हो। तीसरी है अम्बेर बॉक्स सब्सिडी। यह व्यापार को विरूपित करती है, सीधे सीधे व्यापार पर सीधा प्रभाव डालती है, इसलिए इस पर लिमिटेशंस लगाई गई हैं डब्ल्यूटीओ के माध्यम से। ठीक है ना। जैसे मार्केट में लोन देना और लोन को माफ कर देना, ठीक है ना। प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट, किसी वस्तु को बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट करना, सहायता देना। क्रॉप एंड रेवेन्यू इंश्योरेंस, सोचिए फसल का आपने बीमा कर दिया उनका। इरिगेशन सब्सिडी, सिंचाई उनको मुफ्त दे दी किसानों को, बात समझना। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम, आपने क्या कर दिया? बिजली उनको मुफ्त करा दी। एक काम करिए भाई, सोलर पैनल लगा लीजिए, हम आपको छूट दे रहे हैं, लगा लीजिए। बिजली आपकी क्या हो गई? एक तरीके से फ्री हो गई, किसान की लागत कम हो गई कि नहीं हो गई? तो ऐसी जब सुविधा मिलेगी तो कोई भी अपना उत्पादन को बढ़ावा देगा, कोई भी करेगा। इसलिए इस पर क्या है? पूरी की पूरी लिमिटेशंस हैं। ये रही डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, सीधा सीधा पैसा दिया जाता है उसको बढ़ावा देने के लिए।
इसलिए इस पर अम्बेर बॉक्स सब्सिडी पर लिमिटेशंस लगा रखी हैं और ये आपके ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है। क्या करता है? व्यापार को विकृत करता है दोस्तों। एवरीबॉडी इट इज क्लियर? इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जो WTO ने कहा है कि इसको कम करना है, घरेलू सहायता को कम करना है, इसी के तहत कहा गया था। और इसमें जो MSP है जो दिया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, किसानों को सहायता दी जाती है, वो उसमें कहा गया है कि 10% तक आप दे सकते हैं। इससे ज्यादा देंगे तो व्यापार को विकृत करेगा। यानी कि टोटल जो इनकी इनकम होती है, टोटल प्रोडक्शन होता है, उसका 10% तक आप दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। और यही इल्जाम लगाया गया भारत के पक्ष में कि भारत ने इससे ज्यादा दे रहा है। ओके, क्लियर है? यह था कंसेप्ट। इसलिए अब मैं बात कर रहा हूं, जब इतना सब समझ लिया है तो जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान का विवाद क्या है। फरवरी 2019 में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला ने गन्ने और चीनी के कृषि उत्पादकों के लिए घरेलू समर्थन, जो हम कह सकते हैं डोमेस्टिक सब्सिडी के उपाय के बारे में चिंतित होकर के आरोप लगाया। आरोप यह लगाया कि 2014-15 से लेकर के 2018-19 तक 5 वर्षों के लिए उत्पादन के कुल मूल्य के अनुमेय के 10% से अधिक घरेलू सहायता प्रदान की है भारत ने। यानी टोटल के इनकम का 10% से ज्यादा सब्सिडी भारत सरकार ने दी है। इस पर कृषि पर संगठन के समझौते के तहत निर्धारित मानदंडों के साथ असंगत है और यह क्या है? WTO के नियमों के अनुसार गलत है, यह कहा गया। ठीक, देशों ने यह तर्क दिया कि गन्ने और चीनी का न्यूनतम कीमतें जो हैं विशेष रूप से उचित और लाभकारी मूल्य के साथ विशिष्ट राज्यों द्वारा उच्च न्यूनतम कीमतें लागू करने से भारतीय गन्ना किसानों को प्रोत्साहन मिलता है। बात आती है FRP क्या है? FRP, आपको एक चीज बता दें कि भारत सरकार हर साल 23 फसलों को लेकर के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और साल में 2 बार करती है, रबी फसलों के लिए, खरीफ फसलों के लिए। लेकिन आपको बता दें कि उसमें गन्ने की फसल के लिए MRP जारी नहीं किया जाता, MSP जारी नहीं किया जाता है, उसके लिए अलग से FRP जारी किया जाता है। ध्यान रखना, क्या किया जाता है? अलग से सेपरेट FRP जारी किया जाता है, फेयर प्राइस अलग से किया जाता है। यानी कि 22 फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए FRP होता है। क्लियर है? यानी कि अब इसमें क्या है कि सरकार अगर पहले से ही उसकी कीमत बढ़ा दे कि भाई उत्पादन करने से पहले ही गन्ने की कीमत में 50 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए बढ़ा दे, तो किसान उसकी तरफ और ज्यादा मोटिवेट होता है ज्यादा उत्पादन करने के लिए। और इसका मतलब यह हो गया कि इसके माध्यम से जो उत्पादन होगा, शुगर मिलें उससे रेट से ज्यादा ही खरीदेंगी, चीनी भी उतनी ज्यादा पैदा होगी, उसको उतना ही फायदा मिलेगा। तो ब्राजील ने इसी चीज को लेकर कहा कि एक तो सरकार जो केंद्र सरकार जो है FRP तो ज्यादा दे ही रही है, ऊपर से राज्य सरकार द्वारा भी जो आपकी MSP है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया? गन्ने और चीनी का उत्पादन बढ़ गया। और जब बढ़ गया तो कंडीशन ये होगी कि इतना बढ़ गया कि हमारी घरेलू जितनी मांग है उससे कहीं ज्यादा उत्पादन हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे? हमारी जरूरत है 500 क्विंटल की और पैदा हो गया 600 क्विंटल। अब इसका क्या करेंगे? नेचुरल सी बात है, हम विदेश में निर्यात करेंगे। इसी वजह से स्टॉक में बढ़ोतरी हो गई और सरकार ने सहायता कार्यक्रमों के साथ बाजार में हस्तक्षेप किया। यस, क्या किया? हस्तक्षेप किया। यस, बाजार को बिगाड़ दिया और वैश्विक बाजार में इसकी वजह से कमोडिटी की कीमतें कम हो गई। अब कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया? सरकार आपको राशन की दुकान के माध्यम से आपको 5 किलो चीनी देती है कि नहीं देती? ये बताइए। 1 किलो चीनी प्रति व्यक्ति के हिसाब से या 2 किलो चीनी प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन की दुकान से मिलती है। ये वही है सहायता। अब सोचिए, जब हर व्यक्ति राशन की दुकान से चीनी खरीद लेगा और उसके यहां ऑलरेडी भारत में पैदा हो चुकी है उससे ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में बाहर से आने वाली चीनी को कौन खरीदेगा? कोई नहीं। कौन खरीदना पसंद करेगा? कोई नहीं। उसके लिए तो बाजार कम हो गया ना, हमने बाजार खत्म कर दिया उसका। ये रीजन है, यही है, इसी बात की शिकायत है। इसलिए भारत के मिल जो है विशिष्ट न्यूनतम सांकेतिक निर्यात कोटा, एक कंसेप्ट और भी है, इन्होंने शिकायत की है कि जो हर चीनी मिल जो होती है उसका एक न्यूनतम सांकेतिक कोटा होता है जिसका अनुसार उसको निर्यात करना होता है। ठीक है ना? के खिलाफ भी तर्क दिया है जिसमें चीनी मिलों के प्रत्येक सीजन में अक्टूबर सितंबर के अंत तक आवंटित मात्रा में चीनी का निर्यात करना होता है और भारत ने किया नहीं।
निर्यात न्यूनतम कोटा जो निर्यात करना होता है भारत के चीनी मिलों ने नहीं किया। यह भी तर्क लगाया गया, यह विवाद मतलब बात कहा गया। और जब चीनी का निर्यात नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? वो चीनी आपके अपने देश में बनी रहेगी, देश में बनी रहेगी तो सस्ती रहेगी, अपने घरेलू स्तर के लोगों को जरूरत पड़ेगी, वो उसका उपयोग करेंगे, तो विदेशी चीनी की मांग खत्म। यह विवाद का मुद्दा है। इसी को कहते हैं MIEQ कि मिनिमम लेवल पर आपको इसकी क्वांटिटी को एक्सपोर्ट करना होता है और भारत ने नहीं किया है उतना। यह विवाद का मुद्दा है जिस पर लगाए गए। तो दो चीजें लगाई गई हैं, एक सब्सिडी ज्यादा दी जा रही है, दूसरा चीनी मिल जो हैं आपको निर्यात को बढ़ावा नहीं दे रहे। एक रीजन था। क्लियर हो गया? अब WTO का क्या हुआ? WTO ने माना, जो पैनल बनाया गया, पैनल ने अभी जो मान लिया है, माना घरेलू समर्थन का सवाल है, भारत कृषि समझौते के अनुच्छेद 7.2B के तहत अपने दायित्वों के साथ असंगत रूप से काम कर रहा है। यानी कि जो लिमिटेशंस बनाए रखी हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहा है। यह निर्धारित करता है कि सदस्य प्रासंगिक न्यूनतम मानकों से अधिक सहायता प्रदान नहीं कर सकते, और भारत कर रहा है। WTO ने अपनी रिपोर्ट प्रसारित होने तक के 120 दिनों के भीतर अपनी निर्यात सब्सिडी को वापस लेने के लिए कहा है भारत से, कि 120 दिनों के अंदर इसको वापस लिया जाए। इसमें यह मांग की गई है कि देश शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण योजना के साथ साथ उत्पादन सहायता, बफर स्टॉक, विपणन और परिवहन के लिए प्रतिबंधित सब्सिडी के नियमों को वापस ले ले। यानी कि इस संदर्भ में जितनी भी सब्सिडी दी गई हैं उन सभी सब्सिडियों को वापस लिया जाए। यह पैनल की रिपोर्ट है। चाहे वो बफर स्टॉक की हो, मार्केटिंग की हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, किसी भी प्रकार की हो, वो सारी सब्सिडी वापस ली जाए। इसीलिए भारत आज वहां बैठा हुआ है, ब्राजील के साथ, अन्य देशों के साथ डिस्कशन करने के लिए, नेगोशिएशंस करने के लिए। ठीक है ना? भारत ने क्या कहा है? भारत ने कहा है कि पैनल ने गन्ना उत्पादकों और निर्यात को समर्थन देने वाली योजनाओं के बारे में कुछ गलत निष्कर्ष निकाले हैं। यानी कि जो निकाले हैं, निष्कर्ष निकाले हैं, वो गलत हैं। ठीक है ना? भारत के लिए पूरी तरह से अस्वीकार हैं ये निष्कर्ष जो हैं, भारत इनको स्वीकार नहीं करता है। ठीक, पैनल के ये निष्कर्ष अनुचित हैं और WTO के नियमों के अनुसार समर्थित नहीं हैं। ये अलग से बना दिए गए हैं। हमने तो काम किया WTO के नियमों के अनुसार, लेकिन जो पैनल ने रिपोर्ट दी है वो WTO के नियमों के अनुसार नहीं है। ये भारत ने कहा है। ठीक, पैनल ने उन प्रमुख मुद्दों को भी टाल दिया जिन्हें निर्धारित करना उसे बाध्य था। इसमें भारत ने कहा है कि पैनल ने उस नियमों को भी हटा दिया, किनारे कर दिया, जिनका उसको पालन करना जरूरी था। इसलिए कथित निर्यात सब्सिडी पर पैनल के निष्कर्ष तर्क को कमजोर करते हैं कि हम निर्यात नहीं कर रहे, जो MIQ के माध्यम से जो हो रहा है। ठीक, इसमें कहा गया कि विवादास्पद उपाय WTO के समझौते के तहत उसके दायित्वों के तहत थे। यानी हमने जो काम किया है वो WTO के नियमों के साथ हैं, ध्यान रखना। और इस क्षेत्र में देश के मौजूदा नीतिगत उपायों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इससे हमारे इन सब चीजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमने तो अपने नियमों के अनुसार काम किया है। ठीक है ना? पैनल ने MIQ और अन्य निर्यात सब्सिडी के उपायों के बीच अंतर को नजरअंदाज करते हुए कुछ व्यापक समानताएं चुनी हैं। वो अलग चीज चुनी है उन्होंने। ये सब भारत ने डिनाई कर दिया। इसके अलावा तर्क दिया गया है कि FRP और राज्य सलाह वाली जो कीमतें हैं, जिन्हें लागू प्रशासनिक कीमतें कहते हैं, कि भारत सरकार उसका गठन नहीं करती है। यानी कृषि उत्पादों की कीमतें सरकार के प्रशासनिक कार्यों द्वारा निर्धारित की जाती है, ना कि बाजार के द्वारा। यानी कि कुछ जो कीमतें हैं उनको भारत सरकार तय करती है, बाजार तय नहीं करता। इसलिए हमने उनकी कीमतें तय की हैं, वो हमारे अंडर में है। दोस्तों ध्यान रखना। तो ये है आपका मुद्दा। आज का जो टॉपिक टुडे है वो यही था, और आप सभी लोग मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इस टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से। और ये दोस्तों मेरा MK लाइव कोड है, जिसके माध्यम से आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। और ये टेलीग्राम बार कोड है, जिसको आपको ज्वाइन करने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं, और कल एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।